हाय स्टूडेंट, केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर नंबर 5 में आप सभी का स्वागत है। ये अपना चौथा यूनिट चल रहा है। इसके पहले हमने इस यूनिट में अभिक्रिया की कोटि अर्थात आर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की अणु संख्यता अर्थात मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, साथ में रेट लॉ और जो भी जरूरी चीज़ें थी उसको हमने पढ़ लिया था। आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं समाकलित दर समीकरण अर्थात इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन या रेट लॉ बोल सकते हैं। इसके अंतर्गत हम शून्य कोटि का अभिक्रिया अर्थात जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम इंटीग्रेटेड इक्वेशन बनाएंगे अर्थात डेरिवेशन प्रूफ करेंगे। इसके अलावा फर्स्ट ऑर्डर से संबंधित जो डेरिवेशन रहेगा उसको भी करेंगे, अर्थात इनसे संबंधित जो भी इंटीग्रेटेड इक्वेशन आते हैं जिससे हम कोई न्यूमेरिकल कर सकते हैं, और साथ में जो इससे संबंधित इंपॉर्टेंट ग्राफ होता है, और इसके अलावा इसका जो हाफ लाइफ पीरियड रहता है अर्थात अर्धकाल शून्य कोटि अभिक्रिया का, ये सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप करने वाले हैं। तो इसको हम समझते हैं कि वास्तव में होता क्या है। इंटीग्रेटेड रेट लॉ के माध्यम से हम ये पता करते हैं कि जो भी हमारा अभिक्रिया का कोटि होता है अर्थात फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर या सेकेंड ऑर्डर, उसमें हम लोग एक इक्वेशन निकालते हैं जिसके माध्यम से जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं एक्चुअल अलग अलग कंडीशन में, वो सारे कंडीशन के हिसाब से इस इक्वेशन को लगा के हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाते हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं शून्य कोटि अभिक्रिया। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि अभिक्रिया की कोटि किसको बोलते हैं। अभिक्रिया की कोटि वास्तव में हमको ये बताता है अर्थात आर्डर ऑफ रिएक्शन ये बताता है कि हम कितना अभिकारक अर्थात रिएक्टेंट लें कि जो हमारा अभिक्रिया का स्पीड है अर्थात दर है वो कितना स्पीड से चलने लगे। यदि हम रिएक्टेंट को ले रहे हैं और अभिक्रिया का स्पीड में कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है तब हम उसको बोलेंगे शून्य कोटि का अभिक्रिया। और यदि हम रिएक्टेंट को लें, मान लो दो डबल ले लिया हमारे रिएक्टेंट अर्थात अभिकारक को, और मेरा जो अभिक्रिया का स्पीड है या गति है वो वर्ग में डबल हो जाए। वर्ग में डबल का अर्थ है कि घात इसका डबल लग जाए, तब हम उसको बोलेंगे द्वितीय कोटि। और यदि उसका घात सिर्फ एक लगा रहे तब हम उसको बोलेंगे प्रथम कोटि। मतलब अभिक्रिया का कोटि हमको ये बताता है कि किसी भी अभिकारक की मात्रा हम क्या ले रहे हैं जिसके आधार पर जो अभिक्रिया का स्पीड है वो क्या हो रहा है, वर्ग में डबल हो रहा है या फिर वर्ग में 3 गुना से बढ़ रहा है या फिर वर्ग में बढ़ ही नहीं रहा है। तो इसी हिसाब से हम अलग अलग अभिक्रिया का कोटि तय करते हैं। शून्य कोटि अभिक्रिया हम उस अभिक्रिया को बोल देते हैं जिसमें हम अभिकारक चाहे जैसा भी लें उससे अभिक्रिया का जो स्पीड रहेगा उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूँ, जैसे उदाहरण के तौर पर H2 हाइड्रोजन को इस क्लोरीन से अर्थात Cl2 गैस से यदि अभिक्रिया कराया जाए, और अभिक्रिया किस कंडीशन में कराएं, हम लोग सनलाइट के प्रेजेंस में, जिसको HNO के फॉर्म में दर्शा सकते हैं, तो हमको मिलेगा HCl, और ये HCl भी क्या रहेगा, गैस। तो जैसे कि हम पहले पढ़ते थे कि अभिक्रिया का जो कोटि होता है वो प्रैक्टिकल डाटा होता है, अर्थात किसी रिएक्शन को देखकर हम समझ नहीं सकते कि उसका अभिक्रिया का कोटि या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो उसी प्रकार ये जो अभिक्रिया का कोटि है देखने में तो 2 लगता है, लेकिन ये अभिक्रिया का कोटि इसका शून्य होता है। अर्थात इसमें ये जो मेरा अभिकारक है हाइड्रोजन या क्लोरीन का, इसको चाहे मैं जितना ही लूँ अभिक्रिया एक समान स्पीड में ही चलने वाला है। मतलब वो ना तो बहुत ज़्यादा ना तो बढ़ने वाला है ना तो घटने वाला है। तो इस टाइप का जो रिएक्शन रहता है इसको हम बोलते हैं शून्य कोटि का अभिक्रिया। तो इसके डेफिनेशन पूछे जाते हैं। डेफिनेशन आप याद रखें कि ऐसे अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का जो स्पीड है, दर है, अभिकारक की सांद्रता अर्थात जो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है या उसकी मात्रा है उस पर निर्भर नहीं करने वाला है। उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कितना लें, तो हमारा जो स्पीड है वो मतलब एक समान स्पीड से ही चलता रहेगा। ठीक इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे अमोनिया NH3। इस गैस को यदि हम मॉलिब्डेनम जो कि सॉलिड होता है ठोस अवस्था में और उच्च दाब पर लें तो हमको मिलता है हाइड्रोजन गैस प्लस नाइट्रोजन गैस मिलता है N2। और ये जो गैस मिलता है इस अभिक्रिया में भी इस अभिकारक को अर्थात रिएक्टेंट को जितना भी लेंगे उससे अभिक्रिया की स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इस टाइप के जो रिएक्शन होते हैं वो शून्य कोटि अभिक्रिया के अंतर्गत आते हैं। अब हम इसका डेरिवेशन बनाते हैं जिससे हमको अलग अलग न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने में मदद मिलेगा, और साथ में हम इसके ग्राफ भी सीखेंगे कि कैसे इसके ग्राफ अटेम्प्ट करने हैं पेपर के लिए। ठीक, क्योंकि नीट या JEE का एग्जाम होता है या फिर जो 12th बोर्ड के एग्जाम होते हैं, आजकल के जो क्वेश्चन आते हैं इसी पैटर्न में आते हैं ताकि जो कंपटीशन एग्जाम रहे उससे के अकॉर्डिंग तैयार किया जा सके। डेरिवेशन अर्थात इसका व्युत्पत्ति कैसे करेंगे। सबसे पहले हम ले रहे हैं, मान लो कोई अभिकारक ये है मेरे पास, उससे मैं कोई उत्पाद अर्थात प्रोडक्ट बना रहा हूँ। अब जब हम अभिकारक को लेंगे और मेरा यदि रिएक्शन शुरू नहीं हुआ है अर्थात अभिक्रिया को मैं शुरू ही नहीं किया हूँ, तो क्या बोल सकता हूँ कि 0 टाइम पर अर्थात t=0 पर जो A है उसकी मैं सांद्रता अर्थात कंसंट्रेशन को मान लेता हूँ A अर्थात स्मॉल a। चूँकि अभिक्रिया मैंने शुरू नहीं किया क्योंकि टाइम को मैं 0 रख रखा हूँ, इस हिसाब से जो उत्पाद मेरा रहेगा वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो इसको मैं बोल सकता हूँ प्रारंभिक सांद्रता अर्थात शुरुआत में मेरा जो अभिकारक रहेगा वो क्या रहेगा, पूरा पड़ा रहेगा, क्योंकि हमने अभिक्रिया को शुरू ही नहीं किया है। अब जैसे जैसे समय जाते जाएगा क्या होगा, जो मेरा अभिकारक है इसको मैं बोल सकता हूँ t=t टाइम। टी टाइम कुछ भी हो सकता है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट, कुछ भी। चूँकि ये हमारा एक काल्पनिक डाटा बन रहा है इस वजह से इसको हम टी टाइम लिख रहे हैं।
टी टाइम मतलब अभिक्रिया मेरा अब शुरू हो गया। अब शुरू हो गया तो हम जानते हैं कि जो अभिकारक रहता है वो समय के साथ क्या होता है, घटता है, और ये चीज़ जब घटता है तो उत्पाद क्या हो जाता है, बन जाता है। अब मैं मान लेता हूँ थोड़ा देर के लिए कि जो मेरा टी टाइम है, इस टाइम पे मेरा उत्पाद क्या बन गया है, एक्स बन गया है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, उत्पाद एक्स बना है, मतलब जो मेरा ये अभिकारक था ए, इसमें क्या घटा होगा, जो इधर बना है वही चीज़ यहाँ घटा होगा, अर्थात मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ए माइनस एक्स। तो उम्मीद है यहाँ तक का स्टेप आपने समझ लिया होगा। कहने का अर्थ है कि शुरुआत में जब अभिक्रिया शुरू नहीं हुआ है तो अभिकारक पूरा है, कंप्लीट 100%। अब अभिक्रिया शुरू हो गया अर्थात टाइम धीरे धीरे जाते गया तो अभिकारक क्या है, अर्थात रिएक्टेंट समय के साथ घट जाता है, इसलिए हम उसको मान रहे हैं ए माइनस एक्स। और ये जो एक्स इधर आया है ये हमारा क्या है, इतना अभी उत्पाद बन गया है। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि मेरा अभिक्रिया समाप्त हो गया, ये हम यहाँ तक लेके चल रहे हैं कि अभिक्रिया कैसा होने वाला है और ये कैसे धीरे धीरे समय के साथ घटने वाला है। अब इसको मैं बोल सकता हूँ अंतिम सांद्रता, क्योंकि यहाँ पे ख़त्म हो गया अंतिम सांद्रता अर्थात फाइनल कंसंट्रेशन। अब इसके हिसाब से हम देखें तो इस ए से जो उत्पाद बन रहा है इसके लिए मैं यदि दर समीकरण लिखूं, अर्थात हमने दर समीकरण लिखने का दो तरीका सीखा हुआ है। एक हमने पढ़ा है इंस्टेंटेनियस रेट और दूसरा पढ़ा है हमने रेट लॉ के माध्यम से, और दोनों के तरीके अलग होते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं अवकलित दर। अवकलित दर का अर्थ होता है डिफरेंशिएट वाला, जिसके अंतर्गत हम लोग इसमें लिखेंगे जो हमने इंस्टेंटेनियस रेट अर्थात तात्क्षणिक जो दर लिखा था उसको। अब इसको तात्क्षणिक दर के हिसाब से लिखूं तो हम वहाँ पे क्या लिखते थे, तात्क्षणिक दर में हम लिखते थे आर अर्थात रेट ऑफ रिएक्शन, इसका अर्थ है अभिक्रिया की दर, इक्वल टू इसको आर ओ आर भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। जो अभिक्रिया का स्पीड है उस इसके लिए मैं यदि दर का पहला नियम देखूं तो उस नियम के हिसाब से तात्क्षणिक दर लिखूं इस चीज़ के लिए तो मैं इसके क्या लिख सकता हूं, माइनस डी यहाँ ये दिखा रहा है कि थोड़े क्षण के लिए कोई जो मेरा रिएक्टेंट है उसकी सांद्रता बदलने वाली है। ऋण का निशान इसलिए क्योंकि ये चीज़ घटता है, और नीचे में क्या लिखेंगे हम लोग, dt लिखेंगे, क्योंकि टाइम के साथ वो घटता है। तो अभिक्रिया की दर लिखने का एक पहला तरीका, इसको मैं नाम देता हूँ समीकरण 1। इसी तरीके से हमने दूसरा दर लिखने का तरीका सीखा था दर नियम से। अब यदि मैं दर नियम से दर लिखूँ, दर नियम अर्थात रेट लॉ से, तो रेट लॉ में हम अभिक्रिया की कोटि अर्थात आर्डर ऑफ रिएक्शन के फॉर्म में लिखते थे, और जो दर नियम अप्लाई होता था, लागू होता था, वो प्रैक्टिकल डाटा रहता था। हम दर नियम सिर्फ इसलिए अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए इस टाइप का इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकाल रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे ये डी वाला इसलिए लिया गया यहाँ अवकलित दर, क्योंकि यहाँ इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकालना है अर्थात समाकलन वाली प्रक्रिया करनी है, इसलिए हम लोग ऐसा डी वाला ले रहे हैं। यहाँ डी का अर्थ तात्क्षणिक दर तो जरूर है, लेकिन डी का अर्थ यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन भी है अर्थात अवकलन। ठीक, तो इसको आप याद रखें। दर नियम से यदि मैं इसका दर लिखूं ए का, तो क्या लिख सकता हूं, आर इक्वल टू के, और ए के घात में क्या रख दूं, एन। ठीक, ये क्या हो गया, समीकरण 2। चूंकि मुझे क्या करना है, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए निकालना है, तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए क्या होता है, एन का जो मान रहता है वो क्या होता है, हमेशा 0 होता है। एन यहाँ क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो ये जो मेरा समीकरण 2 है, इसमें मैं यदि एन का मान रख दूँ तो क्या हो जाएगा, एन इक्वल टू 2। तो ये जो समीकरण 2 है वो कैसा दिखने लगेगा, आर इक्वल टू के, और ए का घात ये हो जाएगा इसके ऊपर 0। और हम जानते हैं किसी के ऊपर ए का घात 0 लग जाएगा, मतलब कुछ के ऊपर भी घात 0 लग जाता है, उसका अर्थ गणित की भाषा में 1 माना जाता है। ठीक, तो आप इसको याद रखें। ये जो हमारा आया है आर इक्वल टू के, ए का घात 0, इससे हम एक ग्राफ भी बनाएंगे जो कि हम लास्ट में सीखेंगे, तो याद रखना यहाँ तक। तो यही हमारा होगा एक प्रकार से समीकरण 2। एन इक्वल टू 0 हमने क्यों लिखा, क्योंकि हम यहाँ शून्य कोटि का निकाल रहे हैं 0 ऑर्डर का। जब हमको प्रथम कोटि निकालना रहेगा अर्थात फर्स्ट ऑर्डर, तो एन का मान यहाँ पे हम 1 रखेंगे। ठीक, तो ये चीज़ याद रखना है आपको। अब इस स्टेप को मैं यदि आगे बढ़ाऊँ तो देखिए, ये पहला समीकरण में दर आर का मान ये है और दूसरा समीकरण में आर का मान ये है। तो समीकरण 1 और 2 से आप इसको नाम दे देना समीकरण 2, क्योंकि इसको लिखेंगे तब ये स्टेप करना पड़ेगा, इसलिए डायरेक्ट यहाँ से हम लाएंगे। ठीक, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से हम एक साइड पे इसको रख ले रहे हैं, क्योंकि आर दोनों तरफ बराबर है, इसलिए डी ए बाई डी टी इक्वल टू, चूँकि दोनों का अर्थ आर ही है अभिक्रिया की दर, इसलिए हम दोनों को क्या लिख सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ए के ऊपर में ये 0। ठीक, अब ए के ऊपर 0 लगा हुआ है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा 1। ए का घात 0, जब भी किसी के ऊपर भी यदि 0 घात लगा रहेगा, सिर्फ ए के ऊपर ही नहीं, तो उसका अर्थ हमेशा क्या माना जाता है, 1 माना जाता है। तो इसको आप कहीं पर नोट कर लें या ऐसा साइड में। इस इक्वेशन को यदि मैं लिखूं अब, तो ऐसा लिख सकता हूं, डी ए बाई डी टी और इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, क्योंकि इसका मान हमने 1 मान लिया। इसको यदि हम मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा मेरा रिएक्शन डी ए इक्वल टू के डी टी। अब इनका करना है समाकलन अर्थात इंटीग्रेशन करना है, और इंटीग्रेशन करना सरल है, थोड़े से स्टेप बस याद रखने हैं आपको, बाकी ये सारी चीज़ें अपने आप से बनने लगेंगी। ठीक है,
तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग समाकलन करने पर। इसके लिए आपको अलग से कोई समाकलन सीखने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो मैथ्स का पार्ट होता है और यहाँ पे गणित का आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा 1-2 स्टेप सीखना पड़ेगा, क्योंकि 12th में इनके डेरिवेशन पूछे जाते हैं, तो ये डेरिवेशन थोड़े से प्रैक्टिस करने पड़ते हैं। फर्स्ट ऑर्डर भी बनाएंगे तो ऐसे ही सेम बनाएंगे, यहाँ तक का स्टेप पूरा कॉमन रहेगा, यहाँ से बस थोड़ा सा बदल जाएगा। ठीक, तो समाकलन करने पर समाकलन करेंगे तो इसमें हम इस तरीके से निशान बना देंगे ऐसे, और ये हो जाएगा माइनस का निशान बाहर, और ये डी और ये ए, और इधर इक्वल टू ये जो के है, के को मैं बाहर कर दूंगा, और ये डी टी। के को हम अंदर भी रख सकते हैं, एक स्टेप और करते तो के को फिर अगले स्टेप में बाहर कर देते। ठीक, अब इतना करने के बाद चूंकि ए और जो टी है, ए क्या है, ए है हमारा ये अभिकारक की सांद्रता अर्थात उसकी मात्रा है। टी क्या है, टी है टाइम। तो हम जानते हैं कि जो अभिकारक की सांद्रता है वो समय के साथ क्या होता है, बदलता है, और समय भी बदलता है, अर्थात दोनों चीज़ें बदलने वाली हैं। तो इनके लिए क्या करते हैं, ये जो ऊपर और नीचे वाला पोर्शन रहता है इसमें लिमिट लगाते हैं। लिमिट का अर्थ है कि शुरुआत में देखिए ये जो ए था उसकी सांद्रता कितनी थी, ए थी, तो ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसमें हम शुरुआत की सांद्रता रखेंगे ए, और जो इसकी अंतिम सांद्रता है इसके बाद वाली ये देखिए ए माइनस एक्स, तो इसको मैं यहाँ पे लगाऊंगा ए माइनस एक्स, अर्थात ये वाला जो नीचे का पोर्शन है इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, और ये जो ऊपर का पोर्शन होता है इसको बोलते हैं अपर लिमिट। लोअर लिमिट में हमेशा जो प्रारंभिक अवस्था है अर्थात प्रारंभिक सांद्रता ए का, उसको ये जो कैपिटल ए है इसको रखना है, और जो ऊपर वाला पोर्शन है उसमें अंतिम वाले। सेम ऐसे ही टाइम वाले में करना है। टाइम वाले में शुरुआत किससे हुआ था, 0 से, तो ये नीचे में रखूँगा मैं 0, और अंत किससे हुआ था, टी से, तो ऊपर में क्या रखूँगा, टी। ऊपर को अपर लिमिट बोलते हैं, ऊपर वाला हिस्सा, नीचे को लोअर, क्योंकि नीचे है इसलिए लोअर लिमिट। तो उम्मीद है यहाँ तक आपने समझ लिया होगा। अब देखिए ये जो डी है इसको हम यहाँ पे अब समझ ले रहे हैं डिफरेंशिएशन अर्थात अवकलन, और ये जो निशान है इसको बोल रहे हैं समाकलन। तो ये अवकलन है और ये वाला जो लाइन है जो समाकलन है, तो एक दूसरे से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यही चीज़ बस आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझना है, कैंसिल हो जाएगा अर्थात कट जाएंगे। तो ये मेरे को इक्वेशन कैसा दिखने लगेगा, ये इक्वेशन दिखने लगेगा माइनस देखिए ये तो डी खत्म हो गया, तो क्या बचा, ए, इस तरीके से ये माइनस का निशान बाहर, और ये ऊपर ए माइनस एक्स है तो यहाँ पे रखूँगा ए माइनस एक्स, और यहाँ नीचे क्या है, ए है, तो यही चीज़ यहाँ पे सिर्फ ए। अब इधर इस साइड पे अब ये देखिए ये डी इससे कट गया, ये इसको इंटीग्रेशन बोलते हैं अर्थात समाकलन, और ये डी मतलब डिफ्रेंशिएशन होता है जिसको अवकलन बोलते हैं। ये वास्तव में हमने तात्क्षणिक जो वेग निकाला था अर्थात इंस्टेंटेनियस रेट, वही चीज़ का डी है जो हमने इस जगह पे निकाला है माइनस करके। इस टाइप से दर लिखना हमने सीखा था, ये वाला ए यही ए है, और दर हमने इस तरीके से 2 टाइप से लिख रखा है। तो इसी के लिए हम इसको, चूँकि हमको डेरिवेशन बनाना है इसलिए सारा काम हम ऐसा कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम यदि देखें तो के लिखेंगे, और उसके बाद ये टी मतलब ये वाला जो टी है वो जो अंदर वाला, इसको दूसरे कलर से दिखा देते हैं। और उसके बाद ये ऊपर में देखिए टी अपर लिमिट वाला, और नीचे में 0 अर्थात 0 टाइम वाला। अब देखिए ए और टी वेरिएबल है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए और टी परिवर्तन होने वाले हैं, क्योंकि जो ए है वो क्या है, सांद्रता है अभिकारक अर्थात रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, और टी क्या है, टाइम है, और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन और जो टाइम है वो समय के साथ बदलता है, इसलिए हम लिख सकते हैं ए और टी परिवर्तनशील है। अतः इसके जगह क्या करेंगे, इनकी जो अवस्थाएं थी अर्थात ए का कंसंट्रेशन शुरुआत में कितना था, अंत में कितना था, टी का जो शुरुआत टाइम था, अंत टाइम कितना था, ये तो जो अंतिम वाला रहेगा उसमें हम शुरुआत वाले को घटाएंगे। तो इस तरीके से कितना हमको इसके सांद्रता में अंतर दिखा वो समझ में आएगा। अर्थात मैं बोल सकता हूँ अंतिम सांद्रता ऋण प्रारंभिक सांद्रता, मतलब ये माइनस का माइनस निशान। अब यहाँ पे अंतिम मतलब ये, तो मैं लिखूँगा ए माइनस एक्स, ठीक, ब्रैकेट के अंदर, और उसके बाद ये माइनस ए। ठीक, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अंतिम में जब हम प्रारंभिक अर्थात शुरुआत को घटाएंगे तो कितना अंतर आया, अर्थात शुरुआत में कितना था और बाद में कितना हुआ, तो दोनों में कितना कमी हुआ, कितना कमी अर्थात कितना उत्पाद में हमको मिल गया, वो चीज़ हमको पता चलेगा। इसलिए हम ए माइनस एक्स माइनस ए कर रहे हैं। ठीक, ये ब्रैकेट बंद इक्वल टू ये के तो के ही है। अब इसके अंदर देखो ये अंतिम में ये शुरुआत का, तो टी माइनस 0 इस तरीके से, इस टी की जगह हम ये सब चीज़ ले रहे हैं, जैसे इस ए की जगह इनको ले रहे हैं उसी तरीके से ये वाला टी है जो यहाँ का टी है। इसको यदि क्लियर करें पूरा लाइन को, ये कैसे दिखने लगेगा, ये माइनस का इस तरीके से माइनस ए प्लस एक्स हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा प्लस ए। तो देखिए माइनस ए प्लस ए कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा के टी
ठीक, तो ये माइनस ए तो कट गया, प्लस ए के साथ क्या मिला मेरे को, एक्स, प्लस को लिखे या ना लिखे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, और ये क्या हो गया के टी। अब जो के है इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ एक्स बाई टी, और जो एक्स है ये क्या है, एक्स है समाप्त होने वाला, या फिर मैं बोल सकता हूँ एक्स एक क्या है, उत्पाद है, और ये हमको कहाँ से मिला, इससे, अर्थात जो अंतिम अवस्था थी उससे हमने शुरुआत की जो सांद्रता है उसको घटा दिया, अर्थात कितना खत्म हो गया हमारा अभिकारक उसको दिखा रहा है एक्स। तो मैं इसको बोल सकता हूँ समाप्त या उपयोग होने वाला क्या है, अभिकारक या रिएक्टेंट, इसको दिखा रहा है एक्स। इसी को कुल मिला के क्या बोल सकता हूँ, समाप्त होने वाला अभिकारक या उपयोग होने वाला अभिकारक का अर्थ है, देखिए यहाँ अभिकारक समाप्त होगा तो इस साइड पे क्या बनेगा, उत्पाद, तो मैं इसको सीधा सामान्य भाषा में ऐसा लिख सकता हूँ, सिर्फ उत्पाद। ठीक, तो ये हमारा हो गया डेरिवेशन शून्य कोटि अभिक्रिया का, तो ये आता है, पूछा जाता है। अब बुक के हिसाब से इनके नोटेशन थोड़े से बदल जाते हैं। नोटेशन कैसे बदलते हैं ये समझिए। किसी किसी बुक में होता क्या है कि ये जो ए रहता है, अर्थात जिसको हमने यहाँ पे इस तरीके से लिख रखा है, इसके जगह किसी किसी बुक में आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा R0। R का अर्थ यहाँ रिएक्टेंट होता है, प्रारंभिक सांद्रता। ठीक है, तो इसके जगह आप ये भी ले सकते हैं। उसी प्रकार A माइनस जो X होता है, इसके जगह किसी किसी बुक में ऐसा R दिया रहता है, अर्थात अलग अलग पब्लिकेशन के हिसाब से अलग अलग चीज़ें दी रहती हैं। अब ऐसा इसलिए हम इसको समझ रहे हैं क्योंकि जब इसका गणित आता है एडवांस लेवल का, तो उसको गणित को बनाने में ये सरल हो जाता है। A और A माइनस लेते हैं तो, लेकिन गणित जब बनाना नहीं रहता है तो हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं सीधा सा, डायरेक्ट किसी चीज़ को ना लिख करके सीधा R0 ऐसा लिख के स्टेप को बढ़ा सकते हैं। तो याद रखें, A की जगह आप R0 लिख सकते हैं। R0 प्रारंभिक सांद्रता, मतलब जीरो का अर्थ है जीरो टाइम, और ये R का अर्थ है अंतिम टाइम, मतलब टी टाइम पे। जैसे यहाँ पे A माइनस एक्स लिखे ना, उसकी जगह उस चीज़ को आपको क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इन्हीं का मैं वहाँ नोटेशन बता रहा हूँ क्या क्या होते हैं। कभी कभी ये चीज़ आपको ऐसा देखने को मिलेगा, C0 का अर्थ है प्रारंभिक सांद्रता, C का अर्थ यहाँ कंसंट्रेशन है जीरो टाइम पर, और इसके जगह कहीं किसी किसी बुक में आपको CT लिखा हुआ मिल सकता है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। डेरिवेशन अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से आ सकते हैं, तरीका सबका यही रहेगा सेम पूरा, बस उनको बदल देंगे, बाकी सारे स्टेप यही करने हैं, क्योंकि हमने जो भी स्टेप बदला है यहाँ से बस बदला है, बाकी तो यहाँ तक सब कॉमन कर रखा है। ठीक, तो उम्मीद है यहाँ तक आपने समझ लिया होगा। इसके अलावा कुछ एक बुक में ये जो वाला है ये आपको मिलेगा इस तरीके से A0, कुछ बुक में यही चीज़ आपको मिलेगा A, अर्थात इतने सारे हमारे नोटेशन संभव हैं। हम मुख्य रूप से इन दोनों को प्रीफर करेंगे, ए वाले को, और आप इसको भी कर सकते हैं। इससे आपको कोई भी क्वेश्चन बनाने में सरल होगा, क्योंकि एनसीईआरटी के बुक में ये वाला चीज़ को ले रखा है, तो आप इनको शुरू से लेकर के पूरा इस इक्वेशन को बना सकते हैं। अब देखिए, ये जो डाटा है इनको मैं इस इक्वेशन में बैठा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बिठाएंगे तब तो फिट नहीं होगा, इस जगह पर बिठाएंगे तो सारा चीज़ दूसरे तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा, अर्थात यही सूत्र आपको दूसरे तरीके से दिखने लगेगा। देखिए कैसे दिखने वाला है, इस जगह पे मैं पूरा इसको बदल के दिखा रहा हूँ। ठीक, देखो A माइनस एक्स की जगह क्या लेना है मेरे को, R लेना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, माइनस ये R हो गया, उसके बाद माइनस A की जगह क्या लेना है, R0, इस तरीके से R0, और ये बड़ा ब्रैकेट बंद, इक्वल टू, उधर कुछ नहीं करना है, वो वही रहेगा KT। ठीक, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस R और प्लस R0, माइनस R प्लस R0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, KT हो जाएगा। ठीक, अब इसको दूसरे तरीके से और यदि लिखना चाहें तो हम इसको R0 माइनस R इक्वल टू KT भी लिख सकते हैं। पहले इधर पूरा पोर्शन को लिखिए, फिर इसको हम आगे बढ़ाते हैं वास्तव में ये फार्मूला कैसे दिखने वाला है, जल्दी से नोट करिए। जैसा कि मैं बता रहा था कि ये जो नोटेशन है A और A माइनस एक्स, इसके जगह आपको अलग अलग बुक में ऐसे देखने को मिल सकते हैं, इतने चार तरीके से। हम इन दोनों को ही लेकर चलेंगे, मुख्य रूप से इस पर फोकस करेंगे। इसके अलावा आप ये भी बना देंगे, अर्थात डेरिवेशन जब बनाएंगे तो इन दोनों को लास्ट में चेक मतलब बना देंगे। ये जो x/t है ये भी सही है, इसके अलावा हम ऐसा वाला लाएंगे तो ये देखने में अलग दिखेगा, रहता यही चीज़ है। ठीक है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है इस चीज़ में, तो इसको आप क्लियर रखना। x/t लाएंगे तो भी क्लियर है, और ऐसा दूसरा डेरिवेशन बनाएंगे तो भी वो सही है, बस उसके तरीके थोड़े से अलग हो जाते हैं, इस वजह से वो अलग दिखने लगता है। इक्वेशन रहता वही इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को देखिए, माइनस R0, माइनस R कहाँ से लाया, ये वाला A माइनस एक्स की जगह मैं ये R को मान कर रख दिया, और A की जगह R0 को रखा हूँ, इक्वल टू यही KT पूरा सेम। ठीक, अब ये जो मेरा इक्वेशन है माइनस R
प्लस R0 इक्वल टू KT। अब इसको मैं दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूँ। कैसे? इस R0 को यदि मैं इधर रख दूँ R0 तो ये किधर चला जाएगा? माइनस R। क्यों ऐसा? निशान इनके वही है, प्लस का प्लस और माइनस का माइनस, तो चाहे इसको ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि निशान तो है वही KT। अब इस तरीके से इसको हम R0 माइनस R और T को मैं इसके नीचे यदि भेज दूँ T और इक्वल टू K। ठीक, उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी कैसे निकाला गया है। अब देखिए ये वही चीज़ है x/t वाला, k इक्वल टू x/t। तो ये इक्वेशन भी सही है और ये इक्वेशन भी सही है, तो आप दोनों तरीके से उसको निकाल सकते हैं। ऐसा यदि करना रहेगा तो शुरू से आप इन चीज़ों को चेंज कर देंगे तो पूरा इस तरीके से आने लगेगा। अब इसमें देखिए R0 को हमने क्या माना था, वही आ जाएगा रिपीट। R0 को हमने माना था ना A। अब देखिए इसको भी यदि हम इस तरीके से उल्टा कन्वर्ट करें तो यही सूत्र इसमें से भी आ जाएगा। R0 जहाँ पे लिखे हैं वहाँ पे यदि मैं A लिख दूँ इस जगह पे, तो यहाँ पे A लिखो, उसके बाद माइनस का ये माइनस निशान, R को हमने क्या माना था? A माइनस एक्स माना था, तो इसके जगह यदि मैं लिखूँ A माइनस एक्स और बटा T कर दूँ और इक्वल टू K, तो देखो माइनस A और ये वाला हो गया प्लस A और ये माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, तो ये क्या बन जाएगा? x/t इक्वल टू K। तो दोनों डेरिवेशन क्या है? एक ही है, ये x है ना, x, और ये वाला क्या है? K है। तो ये डेरिवेशन भी सही है, इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक, तो ये इसको कहा जाता है समाकलित दर समीकरण, किसके? शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए। तो जो सिद्ध करने वाला आता है उसके लिए आप ये क्वेश्चन इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमने ये तरीका किया है, इससे भी संबंधित एक ग्राफ बनता है, तो वो ग्राफ को हम सीखेंगे ये जब पूरे सारे चीज़ कर लेंगे। तो अब यदि मुझे मान लो अर्धायुकाल निकालना रहेगा, अर्थात हाफ लाइफ पीरियड, तो हम वो कैसे निकालेंगे वो समझते हैं। शून्य कोटि का अभिक्रिया का अर्धायुकाल, अर्धायुकाल को कहा जाता है हाफ लाइफ, और हाफ लाइफ मतलब आधा। इसी को यदि दिखाएं तो दूसरे तरीके से ऐसा लिख सकते हैं T हाफ, T 1/2, या फिर इसी को बोल सकते हैं T 50%। हाफ का अर्थ 50% होता है, आधा, क्योंकि हम कोई भी हमारा अभिकारक रहेगा उसको हम मान के चलेंगे वो उसको हम मान के चलेंगे वो कंप्लीट है 100%। अब T हाफ का अर्थ है कि वो आधा खत्म हो गया। ठीक, तो हम शून्य कोटि का अर्धायुकाल किसको कहेंगे, ये इसका डेफिनेशन बनाते हैं, क्योंकि इसका भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्धायुकाल, शून्य कोटि का अर्धायुकाल के लिए डेरिवेशन बनाइए, या फिर अर्धायुकाल किसको कहा जाता है, इस तरीके से। तो हम इसको लिख सकते हैं कि वह समय जिसमें आधी अभिक्रिया पूरी हो जाए, मतलब आधा अभिक्रिया खत्म हो जाए, आधी अभिक्रिया पूर्ण हो जाए या खत्म हो जाए। अब पूर्ण हो जाए का अर्थ क्या होता है? अर्थात वह समय जिसमें अभिकारक की सांद्रता, अर्थात अभिकारक की जो मात्रा होती है वो क्या हो जाए? आधी हो जाए। अर्थात अभिकारक को आधा होने में जो समय लगेगा उस समय को हम क्या बोलेंगे? अर्धायुकाल, या इसी को बोल सकते हैं आधी अभिक्रिया पूरा होने में, या इसी को T 50% बोल सकते हैं। T मतलब यहाँ पे टाइम है, या इसी को T हाफ भी कहा जाता है। अब T हाफ कैसे निकालते हैं ये समझते हैं, पहले इसको यहाँ तक नोट करिए। अब इसको मैं यदि इक्वेशन के फॉर्म में लिखूं या फिर वो बोल सकता हूँ समीकरण के रूप में, तो कैसे लिख सकता हूँ? जैसे मान लो, ऐसा समझ लो, ये मेरे पास क्या है? अभिकारक है, रिएक्टेंट है, और इससे हमने क्या बनाया है? उत्पाद। अब हमने देखा था कि जब हमारा समय t0 था, अर्थात 0 समय पर, तो हम जो हमारा ये अभिकारक था ये था इतना R0। अभी R0 मैं इसलिए बोला क्योंकि इसको इस तरीके से बनाने में थोड़ा सरलता रहेगा। जैसे कि मैं बताया ना, A की जगह आप इस तरीके से R0 ले सकते हो, A माइनस एक्स की जगह आप सिर्फ R लिख सकते हो, ऐसा। ठीक, तो वही चीज़ है। T इक्वल टू 0 समय पर जो R0 था, मतलब A की सांद्रता R0 अर्थात पूरी कंप्लीट थी, क्योंकि कुछ बना नहीं था उत्पाद। अब हम इसमें क्या निकाल रहे हैं? अर्धायुकाल, आधा समय। तो अब जो टाइम है मेरा, उसको मैं यदि आधा कर दूँ, अर्थात T की जगह मैं क्या लिख दूँ? T हाफ। तो जो मेरा क्या है यहाँ पे, जो अभिकारक की सांद्रता रहेगी R0, वो क्या हो जाएगा? R0 हो जाएगा इस तरीके से, R0
चूँकि हमने इसमें क्या लिख रखा है, जो आधा टाइम रहेगा उसमें क्या होगा, जो अभिकारक की सांद्रता है हमने क्या लिख रखा है कि वह समय जिसमें अभिकारक की मात्रा आधी हो जाए या फिर वह समय जिसमें आधी अभिक्रिया पूरी हो जाए, तो दोनों का अर्थ एक ही है। यहाँ पे देखिए शुरुआत में जब हमने अभिक्रिया शुरू नहीं किया अभिकारक पूरा था R0 और ये उत्पाद कुछ नहीं बना था, क्योंकि हमने शुरू ही नहीं किया तो उत्पाद कहाँ से बनेगा। अब मेरा अभिक्रिया आधा समय हो गया, अर्थात आधा समय हो गया इसको चलते चलते, तो हम समय को क्या लिखेंगे, टी हाफ। इसके पहले हम सिर्फ टी लिखते थे क्योंकि वहाँ समय हम कुछ देखते नहीं थे। यहाँ चूंकि हम लोग आधा समय देख रहे हैं इसलिए इसमें हम क्या लिख रहे हैं, टी हाफ। तो टी हाफ में जो मेरा अभिकारक रहेगा वो भी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आधा। तो इसका आधा करने के लिए मैं क्या कर दूंगा, R0 माइनस 1/2। अब ये आधा हो गया क्योंकि 1/2 मतलब इसका आधा, 1/2 हो गया, तो इधर मेरे को क्या मिल गया होगा, आधा उत्पाद मिल गया होगा ना। तो उत्पाद वाला पोर्शन में क्या चला जाएगा, 1/2 चला जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपने समझ लिया होगा कि इसको कैसे बनाना है। अब इसी को R0 माइनस 1/2 इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से R0/2, क्योंकि इसको हम R0 मतलब ये 1 है और ये क्या है 1/2, तो 1 से आधा जाएगा, कितना बचेगा, आधा। मतलब जो मेरा अभिकारक है वो आधे समय में आधा तो खत्म हो जाएगा। देखिए इधर उत्पाद बन गया और आधा क्या बच गया, इधर मेरा अभिकारक। तो उम्मीद है आपने यहाँ तक समझ लिया होगा। अब इसी आधार पर हम इसका जो डेरिवेशन है उसको कंप्लीट करते हैं। पूरा इसमें सारी चीज़ों को पेपर में लिखने की आवश्यकता नहीं होगा। सीधा क्या है जो शून्य कोटि का अभिक्रिया रहेगा उसको लेके सीधा इसमें क्या पूरा ये सारी चीज़ सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सीधा आपको डेफिनेशन बनाना है और डेफिनेशन के बाद यहाँ पे जो हमने इसका इक्वेशन निकाला था R0 माइनस R, जो शून्य कोटि अर्थात जो जीरो ऑर्डर था उसके लिए बाई T इक्वल टू K, यहाँ पे सारी चीज़ों का मान भरना है। अब कैसे मान भरना है ये देखिए, जब शुरुआत हमने किया था R0 से तो हमारा जो अभिकारक था वो पूरा था। अब मान लो मेरा समय आधा हो गया तो जो मेरा अभिकारक है वो भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, R0/2 इस तरीके से। ठीक, अब इस इक्वेशन में देखिए R0 तो ये R0 रहेगा ही, लेकिन ये जो R है, R यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ था, R की जगह इसके पहले हमने इस तरीके से लिख रखा था A-x मतलब था T समय पर, और यहाँ पे हमने समय को क्या लिख रखा है, T हाफ। अर्थात जो R रहेगा इसकी जगह मैं क्या लिखूँगा, R0/2 को रिप्लेस करूँगा, क्योंकि हमने यहाँ पर T अर्थात जो समय है उसको क्या कर दिया, आधा। तो आधा समय बाद जो मेरा क्या है अभिकारक है वो कितना बचेगा, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, R0/2 से। और R0/2 वास्तव में क्या है, R है, मतलब इस R को की जगह हम ये R0/2 रिप्लेस करेंगे। तो देखिए इस समीकरण से क्या हो जाएगा, इस समीकरण से मैं लिखूँगा R0 माइनस R की जगह क्या कर रहे हैं, R की जगह ये देखिए ये वास्तव में R ही है, लेकिन ये कितना समय बाद है, आधा समय बाद। तो R हम वास्तव में किसको बोलते थे कि T समय बाद जो अभिकारक अर्थात ये जो रिएक्टेंट थी उसकी मात्रा। चूँकि यहाँ पे जो हमारा रिएक्टेंट था वो आधा हो गया इसलिए मैंने -1/2 कर दिया। इसके पहले हमने A-x लिखा था इसीलिए, क्योंकि x वहाँ ये उत्पाद था, तो यहाँ पे x का अर्थ आधा हो गया, क्योंकि आधा अभिकारक खत्म तो आधा उत्पाद बना। तो R0 माइनस इस R की जगह हम ये चीज़ रिप्लेस कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा R0/2। ठीक, ये R मतलब यही वाला R, और ये क्या है वास्तव में इतना हो गया आधे समय पे R0/2 बटा देखिए T है, और T देखिए T जो है वो क्या हो गया है, T हाफ हो गया है, अर्थात आधा हो गया है। तो मैं क्या लिखूँगा, T हाफ और इधर क्या लिख दूँगा, K। ठीक, इस तरीके से इसको बनाएंगे तो देखिए R0 में से R0/2 अर्थात ये 1 है और 1 से 1/2 कट गया, तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा R0/2, और ये जो T हाफ है वो तो रहेगा ही T हाफ, इधर क्या हो जाएगा इंटू K। चूँकि मुझे अर्धायुकाल निकालना है तो इसको क्या कर दूंगा, इधर भेज दूंगा, तो ये मेरे को क्या दिखने लगेगा, ये इक्वेशन मेरे को ऐसा दिखने लगेगा, T हाफ या फिर T 50% इक्वल टू R0/2K। उम्मीद है यहाँ तक आपने समझ लिया होगा। ये भी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। ये डेरिवेशन एक तो शून्य कोटि का अर्धायुकाल के नाम से आता है, दूसरा आता है इसको सिद्ध करने के लिए अर्थात प्रूफ करने के लिए। सिद्ध करने के लिए बोला जाता है कि जो शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल रहता है वो अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर करता है। देखिए ये R0 ये प्रारंभिक सांद्रता बोलते थे ना इसको, शुरुआत की मात्रा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि
अर्थात जीरो ऑर्डर का जो रिएक्शन होता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है, प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है। ठीक, तो इस तरीके से इसका क्वेश्चन भी आता है। सिद्ध कीजिए कि शून्य कोटि की अभिक्रिया अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है, उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है इससे समझ में आएगा। ये टी हाफ शून्य कोटि के लिए रहे तो इस वजह से R0 हमेशा रहेगा ऊपर में। प्रथम कोटि जो होता है अर्थात फर्स्ट ऑर्डर, उसका जब हम देखेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं आता है, अर्थात उसमें पूछा जाता है कि निर्भर नहीं करता है करके। तो उस क्वेश्चन को आपको इनडायरेक्टली समझना रहता है, इस तरीके से सिद्ध करना है। मतलब यही डेरिवेशन आपको यहाँ से स्टार्ट करके बनाना है। ये वाला जो लाइन है ये आपके समझने के लिए था, आपको स्टार्ट इस जगह से करना है। इसके जगह आप मान लो R0 की जगह A रखते हो और इसके जगह A-x रखते हो, तो सेम सारी चीज़ें बदलनी पड़ेंगी आपको। A-x रखोगे तो फिर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको A/2 करना पड़ेगा, क्योंकि R0 की जगह हम A लेते थे, जैसे कि मैंने थोड़ा देर पहले बताया था। ठीक, तो उम्मीद है यहाँ तक आपने डेरिवेशन बनाना सीख लिया होगा। ये था अर्धआयुकाल के लिए, इसको नोट करिए। फिर हम इसका ये आपके सिलेबस का पार्ट है अर्धआयुकाल, जो कि 12th बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए दर व्यंजक अर्थात के का मान, जो कि ये वाला डेरिवेशन ये भी पूछा जाता है। इसके जगह हमने x/t भी निकाला था। तो दोनों डेरिवेशन ठीक थे, लेकिन दोनों को आपको बनाना पड़ेगा ताकि दोनों जो चीज़ें हैं वो आपको समझ में आए आसानी से। ठीक, इसके अलावा जो हम इसके आगे पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे T75%। T75% का अर्थ है कि जब हमारा अभिक्रिया 75% पूरा हो जाए, अर्थात जो अभिकारक है मेरा 75% खत्म हो जाए। ये तो अर्धआयुकाल मतलब आधा अभिकारक खत्म हुआ है। अब यदि सोचो 75% खत्म हो जाए और थोड़ा देर बाद मेरा अभिकारक पूरा खत्म हो जाए, तो हम जो के का मान है अर्थात दर स्थिरांक का मान है वो कैसे निकालेंगे वो समझते हैं। या फिर जो T75% जैसे T50% में हम लोग इस तरीके से निकाल रहे थे, तो T75% में कैसे निकालेंगे वो समझते हैं। T50% का अर्थ ये है वास्तव में 50% मतलब हो गया 50/100, और 50/100 करूँगा तो ये 50 से कम 50, 50 दूनी 100। इसी के लिए हम क्या लिख रहे हैं, T1/2। ठीक, उम्मीद है यहाँ तक आपने समझ लिया होगा। इसको नोट करिए। फिर T75 और T100 अर्थात पूरा कंप्लीट हो जाएगा, मेरा अभिकारक खत्म हो जाएगा तो, और 75% खत्म होगा तो हमारे पास कैसा इक्वेशन आएगा वो समझेंगे। और साथ में इसका जो वो है ग्राफ है, और साथ में इसका जो हाफ अर्धआयुकाल का ग्राफ है, इसके अलावा जो शून्य कोटि अभिक्रिया के 2-3 ग्राफ थे वो सारे ग्राफ को हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। इसके बाद के जो 75 और 100% पढ़ेंगे वो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, वो नीट या जेईई के पेपर के सिलेबस का हिस्सा है। लेकिन जो ग्राफ पढ़ेंगे वो आपके सिलेबस का हिस्सा है, तो उसको जरूर प्रैक्टिस करें। ठीक, इसको नोट करिए। अब हम पढ़ रहे हैं T75% किसके लिए, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए। इसके पहले हमने T हाफ अर्थात T50% पढ़ा था। T75%, ठीक, ये किसके लिए हम पढ़ रहे हैं, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए। शून्य कोटि T हाफ या जो अर्धआयुकाल बोलते हैं वो आपके सिलेबस का हिस्सा है, ये सिलेबस का हिस्सा नहीं है, ये नीट या जेईई का जो तैयारी करते हैं उनके लिए है। तो इसको समझते हैं वास्तव में क्या होता है। इसको हम डायरेक्ट समझेंगे क्वेश्चन के थ्रू। T75 का अर्थ है कि 75/100, ठीक है। और 75/100 यदि करता हूँ मैं तो कितना हो जाएगा, इसी को मैं लिख सकता हूँ T3/4 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 75/100 करेंगे हम लोग इस तरीके से, तो क्या हो जाएगा 25 तिया और 25 चौ, तो 3/4 बोल सकते हैं। कहने का अर्थ है कि वह समय जिसमें अभिकारक कितना खत्म हो जाए, अभिकारक 75% समाप्त हो जाए और क्या बन जाए, उत्पाद बन जाए, समाप्त हो जाए, तो उस समय को हम क्या बोलेंगे, T75%। या इसी को बोल सकते हैं वह समय जिसमें अभिक्रिया 75% या 3/4 भाग समाप्त हो जाए या 3/4 समाप्त हो जाए, उसको हम बोलेंगे T75%। अब इसके लिए हम अर्थात T3/4 है अर्थात 3/4 है, इसके लिए डेरिवेशन निकाल रहे हैं। शुरुआत हम इससे करेंगे R0 माइनस R, सेम वही इक्वेशन रहेगा, सिर्फ समझने के लिए है। बाकी ये T = K इस तरीके से रहता था। इसमें क्या क्या चीज़ें चेंज करेंगे ये समझते हैं। टाइम तो हम चेंज करेंगे इस तरीके से, T = क्या लिखेंगे, T की जगह हम लोग लिखेंगे T3/4। अब इसको समझते हैं। R0 शुरुआत में, R0 मतलब शुरुआत की सांद्रता हम मान के चलते हैं कि कितनी थी, 100% अर्थात पूरी कंप्लीट रहती है। अब T3/4 अर्थात समय 3/4 हो गया, अर्थात वह समय जिसमें इसका 75% हिस्सा खत्म हो गया। तो बचा कितना, बचा वो है किसका, इसका R0
बाई 4। अब इसको हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं, R0/4 मतलब देखिए T3/4 का अर्थ होता है 75% ख़त्म हो जाना। तो T 75% मतलब 75% तो ख़त्म हो गया, तो इस साइड पे वही चीज़ लिखा जाता है जो जितना बचता है। अर्थात ये जो R0/4 लिखा हूँ ये वास्तव में कितना है, 25% है। 25% का अर्थ क्या होगा, 25/100। और 25/100 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसी का 1/4 भाग। अर्थात टोटल जो था उसका 3/4 भाग तो ख़त्म हो गया, ये 75% ख़त्म हो उसमें, और बाकी जो बच गया वो हो गया 1/4 भाग। तो इस तरीके से, और ये जो 1/4 भाग बचा वो चूँकि T 3/4 समय में बचा हुआ है, तो ये हम लोग रखेंगे इसी मान को इसके जगह, ये जो R लिखा है ना इसके जगह। तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा। जैसे इसके पहले हमने किस में किया था, अर्धायुकाल में। कैसे किया था देखो, R0 और उसमें हमने लिखा था आधा समय। आधा समय मतलब 50% ख़त्म हो जाए, तो ये तो था 100%। ठीक, 100% था, तो 50% जब ख़त्म हो गया तो मेरे पास कितना बचा इसका, इस साइड पे हमेशा जो बचा रहेगा उसको लिखना है, बचा हिस्सा या बचा भाग। तो इसी तरीके से जितना भी निकालना रहेगा परसेंटेज आप उसको निकालेंगे। तो 50% ख़त्म हो गया तो बचा कितना, R0 का 50%, और 50% मतलब 50/100। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 50/100 को 1/2, और 1/2 मतलब इसी के बटा क्या लिख सकता हूँ, 2। एक तो इधर है ही नहीं है तो भी है, ऐसा मान के चलेंगे। तो R0/2, और ये R0/2 वो कितना समय में बचा हुआ है, T हाफ अर्थात आधे समय के बाद बचा हुआ है। तो ये R0/2 हम रिप्लेस करते थे इस R की जगह। हमको फिलहाल ये चीज़ निकालना है 3/4, तो ये वाला पूरा आंकड़ा उपयोग करेंगे। R की जगह हम क्या लिखेंगे ये, क्योंकि इतना बचा रहेगा 75% ख़त्म होने के बाद, तो जो बचा रहेगा उसको हम इस मान पे रखेंगे। और समय कितना था, T 3/4 अर्थात T 75% जो समय था उसमें उतना बचा। इसमें मान भरते जाइए। यहाँ पे R का मान क्या रखेंगे, सीधा सा R0/4 मतलब 1/4 जो प्रारंभिक रहेगा उसका। तो इस जगह पे R0 माइनस ये हो जाएगा R0/4, अब ये हो जाएगा T 3/4, इधर लिखेंगे K। अब ये 1/4 है और ये 1 है, 1 से 1/4 भाग रहा है अर्थात अलग निकल रहा है। तो इसको ऐसा समझ लीजिए 3/4 प्लस 1/4, तो इसको करेंगे तो 4/4 होगा। तो बचा कितना, बचा 3/4। ठीक है, तो इसको इक्वेशन करके भी आप बना सकते हो, नहीं बनाएंगे तो इस तरीके से आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो ये 1 से 1/4 हट रहा है अर्थात एक कोना हट रहा है, तो बाकी बच कितना रहा है टोटल। मान लो ऐसा कोई गोला है मेरे पास, तो इस गोले में से टोटल 4 हिस्से होते हैं, एक हिस्सा को मैं बाहर कर दे रहा हूँ, तो बाकी कितना हिस्सा बच गया, 3 बच गया ना। टोटल गोला कितना था, 4, इसलिए उसको मैं कर रहा हूँ 3/4, इसी को बोलते हैं 75%। और एक हिस्सा जो हट रहा है वो क्या है, वो हिस्सा है 1/4, क्योंकि एक ये पार्ट हो गया और बाकी टोटल 4 हिस्से टोटल, इस वजह से। तो वैसे ही इसको हम करेंगे। ये क्या बन जाएगा मेरे पास, R0 और ये हो जाएगा 3/4, और साथ में इसके नीचे क्या आ जाएगा, T 3/4, और इधर लिखेंगे इक्वल टू K। इस इक्वेशन को आगे बढ़ाने पर ये इक्वेशन हमको इस तरीके से कुछ दिखने लगेगा, 3R0/4। अब देखिए इसको यदि मैं रिप्लेसमेंट करा दूं इधर, तो K कहाँ आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। अब इसके नीचे आ जाएगा तो इस 4 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा 4K, और इस T 3/4 को मैं इधर भेज रहा हूँ। तो इस तरीके से जो T 3/4 अर्थात T 75% है उसके लिए हमको ये इक्वेशन मिलेगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपने समझ लिया होगा। अब देखिए ये जो इक्वेशन है हमारा, ये किसकी तरह दिख रहा है, इसको मैं यदि लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, 3/2, और इसको लिख दूँ R0/K। अब ये 3, तो ये 3 हो गया ऊपर वाला, और इसको 2 लिखा हूँ तो साथ में 2 का मल्टीप्लाई कर दो अर्थात गुणा, तो बन गया ना 3/4, सेम ऐसा ही। और इधर हो गया इक्वल टू T 3/4। इससे क्या हमको समझ में आया, इससे हमको ये समझ में आया कि ये R0/2K है, ये किसकी तरह दिख रहा है, अर्धायुकाल की तरह दिख रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 इंटू T 1/2 इक्वल टू T 3/4। ठीक, इस तरीके से इसको बना सकते हो। और 3/2 यदि लिखा है कहीं पर, तो इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है 1.5। तो यही जो डेरिवेशन है वो हमको कैसे दिखने लगेगा, ये जो है इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डायरेक्ट, ये हो जाएगा 1.5। देखिए 2 एकम 2 और 2 पंचे 10 दशमलव करके, और ये T 1/2 इक्वल टू T
3/4। इसका अर्थ ये है कि जो T 75% है वो अर्ध आयुकाल का कितना गुना होता है, 1.5 गुना होता है। तो इस तरीके से इनके बीच में रिलेशन होता है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपने समझ लिया होगा कैसे इसको करना है। इसको हमने उसके साथ T½ के साथ रिलेशन बनाने के लिए यहाँ तक किया है। ठीक, इसी तरीके से यदि मुझे T 100% निकालना है, ये तो 75% के लिए था कि 75% हिस्सा समाप्त हो जा रहा है उसके लिए। यदि मुझे T 100% निकालना है, 100% मतलब पूरी अभिक्रिया खत्म हो, मतलब पूरा अभिकारक खत्म हो गया। 100% का अर्थ ये है मतलब शून्य कोटि पूर्णता का अभिक्रिया, शून्य कोटि पूर्णता अभिक्रिया। इसके लिए यदि हमको समय निकालना रहे अर्थात T 100%, तो हम क्या बोल सकते हैं, वह समय जिसमें पूरी अभिक्रिया समाप्त हो जाए, अर्थात मैं बोल सकता हूँ पूरा अभिकारक समाप्त हो जाए, मतलब पूरा रिएक्टेंट जितना रहेगा उसको खत्म होने में जो समय लगेगा उसको बोलेंगे हम लोग T 100%। चाहे किसी भी अभिक्रिया के लिए रहे, शून्य कोटि के लिए भी यही डेफिनेशन, प्रथम कोटि में आएगा तो भी यही डेफिनेशन, सारी चीज़ों का अर्ध आयुकाल का भी वही डेफिनेशन, चाहे किसी भी कोटि या किसी भी ऑर्डर में आ जाए। ठीक, अब इसमें यदि हम निकालना चाहें इस तरीके से इक्वेशन, तो क्या कर सकते हैं, देखो R0 माइनस R/T इक्वल टू K, ये हमारा शून्य कोटि अभिक्रिया का समीकरण था। इसके जगह A ले सकते थे, मैं बताया था, और इसके जगह A-X, जो भी लेना रहेगा वो आप चीज़ें ले सकते हैं। T जो है इसके जगह मैं लिख रहा हूँ T 100%, क्योंकि पूरा ख़त्म हो गया इसलिए T 100% पूर्ण हो गया अभिक्रिया। और ये जो R रहेगा इसको हम कैसे पता करेंगे, देखिए R0 ये था 100%, ठीक है। अब T 100% अर्थात पूरा समय में, अर्थात पूरी अभिक्रिया में जितना भी अभिकारक था वो सब के सब खत्म हो गया, अर्थात पूरा अभिकारक यहाँ समाप्त हो गया। तो इस साइड पे मेरे को क्या मिलेगा, इस साइड पे कुछ भी नहीं मिलेगा, अर्थात वो हो जाएगा 0। अब ये 0 मतलब बचा कितना वाले पोर्शन में 0 आ गया, और 0 खत्म, मतलब 0 आ गया का अर्थ है कि कुछ भी नहीं बचा, पूरा ख़त्म हो गया। और इसके जगह इसको हम किसके जगह लिखेंगे, ये जो R है उसकी जगह लिखेंगे। ठीक, R क्या है, पूरा T समय के लिए था। अब वो T समय कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे T का अर्थ है 100%, पूरा समय 100% में सब खत्म हो गया अभिकारक, इसलिए उसका मान हो गया 0। और वो 0 हम किसके जगह रखेंगे, R के जगह। तो ये मान को हम रिप्लेस कर रहे हैं, R के जगह 0 और T की जगह T 100%। तो देखिए R0 तो रहेगा ही R0, और इस R की जगह क्या रख रहे हैं हम लोग 0, और इस T की जगह T 100%, और इधर इक्वल टू क्या हो जाएगा K, उसको उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा R0/K, और ये हो जाएगा T 100%। उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा कैसे इनको बनाना है। ये 100% जब ख़त्म होगा उसके लिए है T 100% के लिए इक्वेशन, ये T 75% के लिए जो कि यहाँ पे लाए थे यही है सेम, बस उसको कन्वर्ट कर दिया हूँ दूसरे फॉर्म में। इसके पहले हमने अर्धआयुकाल के लिए भी निकाला हुआ था। ठीक, तो ये हमको 3 तरीके से मिल गया। इसमें से जो 75 है और 100% है ये नीट या जेई के लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षाओं के लिए नहीं है। ठीक, इसको नोट करिए। फिर जो अर्धआयुकाल है और शून्य कोटि का अभिक्रिया होता है, और जो उसमें हमने समाकलित दर समीकरण अर्थात इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पढ़ा है, उससे संबंधित कितने टाइप के ग्राफ संभव है और कितने टाइप के ग्राफ पूछे जाते हैं उसको सीखते हैं। शून्य कोटि अभिक्रिया में 4 प्रकार के ग्राफ बनाए जाते हैं और चारों ग्राफ अच्छे रहते हैं। इसको बनाए कैसे जाते हैं वो पहले समझ लेते हैं। स्पेशली जो केमिस्ट्री में ग्राफ रहते हैं केमिकल काइनेटिक्स के, वो ग्राफ 2 तरीके वाले होते हैं, लीनियर इक्वेशन वाले अर्थात सरल रेखा समीकरण, जिसको आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, y = mx + c। ठीक, इस तरीके से ग्राफ का तुलना रहता है। अब इसमें देखिए y = mx + c, ये एक लीनियर अर्थात सरल रेखा समीकरण का ग्राफ है। एक ग्राफ बनता है y = mx टाइप का, और एक ग्राफ बन सकता है आपका y = -mx + c। यहाँ पे सबका अर्थ बता दे रहा हूँ। देखिए y का अर्थ है y अक्ष, ठीक है। जैसे मेरा मान लो ये पहला ग्राफ हो गया, ये दूसरा ग्राफ हो गया, ये तीसरा ग्राफ, तीनों तरीके से बता दे रहा हूँ। y = mx है, ये -mx भी हो सकता है, ठीक है। पहला ग्राफ को देखिए सीखते हैं, फिर इसी से कंपेयर कर करके इन ग्राफ को सीखेंगे, क्योंकि ये हमेशा आपको काम आएगा इस यूनिट को पढ़ते पढ़ते केमिकल काइनेटिक्स में। y = mx + c, इसका जब भी ग्राफ बनेगा वो ऐसा ग्राफ बनेगा। y मतलब ये y अक्ष हो गया, और x मतलब ये हो गया x अक्ष, अर्थात ऐसा जो इक्वेशन होता है इसका हम इनसे तुलना कर लेते हैं और फिर ग्राफ को प्लॉट करते हैं।
अब इसमें ये y का तो y अक्ष हो गया, x का अर्थ x अक्ष हो गया। अब यहाँ पे m क्या है, m है स्लोप, स्लोप का अर्थ होता है ढाल। अब इस टाइप का जो ग्राफ रहेगा, चूंकि इसके सामने कुछ नहीं है, इसका अर्थ मैं मान के चलूँगा कि धन का निशान है, ठीक है। तो ऐसा जो ग्राफ रहेगा वो पॉजिटिव वाला रहेगा, अर्थात ऐसा ग्राफ हमेशा ऊपर की ओर जाएगा, ठीक। लेकिन जो प्लस सी लिखा है, सी को बोलते हैं अंतःखंड, अंतःखंड या अंग्रेजी में कहा जाता है इंटरसेप्ट, ठीक। अंतःखंड का अर्थ ये होता है कि इस ग्राफ को इसका जब किसी से तुलना करेंगे तो ये माना जाता है कि मान लो मेरा जो कोई भी समय है वो जैसे 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 0 पे जो y अक्ष रहेगा, y अक्ष 0 टाइम पे कुछ ना कुछ पहले से पड़ा रहेगा। इसको आप ऐसे समझ लो कि जैसे कोई शॉपिंग मॉल है, वहाँ पे जब हम एंट्री कर रहे हैं पहली बार, तो एंट्री करेंगे तो भले ही हम सामान ना खरीदें, लेकिन हमको एंट्री करने का चार्जेस देना पड़ेगा। मतलब हम ऐसा समझ सकते हैं कि कोई हमारा जब रिएक्शन शुरू होगा तो उसमें पहले से हमको कुछ ना कुछ रिएक्टेंट या कुछ भी पदार्थ पड़ा रहेगा। अब वहाँ से स्टार्ट होगा हमारा अभिक्रिया, मतलब पहले से रिजर्व कुछ ना कुछ मात्रा में पड़ा रहेगा और उस जगह से स्टार्ट होगा। अब जैसे प्लस वाला एम आ जाता है तो प्लस वाले में ग्राफ ऊपर उठेगा और माइनस वाला आएगा तो ग्राफ नीचे आ जाएगा। तो उम्मीद है ये सी का अर्थ समझ गए होंगे। सी का अर्थ इंटरसेप्ट होता है और ये इंटरसेप्ट हमेशा इस वाई अक्ष पे काटे जाते हैं, ठीक। यहाँ पे जो सी इंटरसेप्ट है इसका अर्थ यही है, जैसे मैं तुलना कर रहा था कि शॉपिंग मॉल में जब जाएंगे तो जाने के समय क्या है, प्रवेश के लिए कुछ शुल्क देना पड़ेगा। उसके बाद आप सामान खरीदें या ना खरीदें वो आपके ऊपर निर्भर करेगा। यदि सामान खरीद रहे हैं तो सीधा सा वैल्यू बढ़ते जाएगा, पैसा खर्च होते जाएगा। इस हिसाब से ग्राफ को यदि तुलना करें तो ग्राफ ऊपर जाएगा। तो वैसा ही ये जो सी रहता है ये हमेशा इस जगह पे कहीं ना कहीं काटेगा। ये बताता है कि जब इधर का नीचे का डाटा 0 था उस समय ये जो वाई वाला डाटा था ये कुछ ना कुछ पहले से मौजूद था, इसलिए ग्राफ हमेशा यहाँ पे कट का निशान मारते हैं। तो ये जो बीच में बचता है ना इतना पोर्शन, इसको बोलते हैं अंतःखंड या इंटरसेप्ट। तो वही सी को दिखाता है। अब इसके लिए मैं यदि ग्राफ बनाऊँ तो जो एम है, एम यहाँ पे बताता है स्लोप, स्लोप मतलब होता है ढाल, तो एम यहाँ ढाल को बताएगा। सी तो अंतःखंड को ढाल, मतलब एम का मान शुरू में कुछ नहीं लिखा है मतलब पॉजिटिव है, इस वजह से ये ग्राफ हमेशा हमको ऐसा मिलने वाला है। तो उम्मीद है ये पहला टाइप का आपने समझ लिया होगा। सी कौन सा है, सी है अपना ये वाला पूरा पोर्शन सी, और जो शुरुआत कहाँ से हो रहा है, इस बिंदु से। तो इस बिंदु को भी आप सी लिख सकते हो क्योंकि वहाँ से शुरू हो रहा है, मतलब अब यहीं से बढ़ेगा ऐसा। और ये जो ढाल है ना, ढाल, इसी को हम बोल रहे हैं एम, एम ये ढाल, ये पूरा लाइन को एम बोल रहे हैं, स्लोप। अब दूसरा ग्राफ y इक्वल टू एम एक्स टाइप का हो सकता है। ये भी चूंकि प्लस में है तो ऐसा जो भी ग्राफ आएगा वो हमेशा लीनियर आएगा। लीनियर मतलब दूसरा टाइप का जब ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा खींचेंगे, ये एक्स अक्ष पे, ये वाई अक्ष पे, एक्स का एक्स अक्ष हो गया, वाई का वाई अक्ष। अब यहाँ पे कोई इसमें देखिए सी लिखा रहेगा, जब भी ऐसा कट का निशान बनेगा इंटरसेप्ट, लेकिन सी नहीं रहेगा, इसमें सी नहीं है, तो इस टाइप का ग्राफ हमेशा यहाँ से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से 0। तो ये याद रखना है, ठीक। तो ये जो ढाल है अपना, चूंकि यहाँ पे कुछ निशान नहीं है, मतलब प्लस मान के चलूँगा तो एम जो है ना मेरा वो यही है। अब सोचो थोड़ा देर के लिए y इक्वल टू माइनस एम एक्स हो जाता तो ये मेरा ग्राफ कैसा हो जाता, यही मान लो मैं लिख देता y इक्वल टू माइनस एम एक्स, तो ये मेरा ग्राफ हो जाता ऐसे, नीचे उतर जाता इस तरीके से उल्टा, ठीक। ये हमारा रहता x और ये हो जाता y। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि y इक्वल टू माइनस एम एक्स यदि रहे तो इसी ग्राफ को हम दूसरे तरीके से ऐसा बना सकते हैं, मतलब इस कंडीशन y इक्वल टू माइनस एम एक्स। नीचे करने पर और दिक्कत हो जाता है, इस वजह से क्या है, ये x अक्ष, ये y अक्ष, और ये जो एम एक्स है अर्थात ये माइनस, चूँकि इंटरसेप्ट दिया नहीं है इस वजह से वो वैसा ग्राफ यहाँ से शुरू होगा, ऐसा उल्टा बनने लगेगा, ठीक। तो उल्टा वाला आपके पोर्शन में नहीं है, अर्थात आपके सिलेबस में नहीं है। इस टाइप का ग्राफ आपको मिलेगा, ऐसा ग्राफ मिल जाएगा। अब देखिए y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी है, इस टाइप का ग्राफ कैसे आता है वो समझिए। ये हम सेम वही लिखेंगे, x अक्ष, ये y अक्ष। सी क्या है, इंटरसेप्ट बताया था, यहाँ कट का निशान लगाया ना है, माइनस लिखा है। माइनस का अर्थ है कि जो कट का निशान है ना वहाँ से स्लोप, एम क्या होता है, ढाल है, स्लोप है। तो यहाँ इसका ग्राफ हमको ऐसा मिलने वाला है, नीचे कट करेगा। माइनस एम का अर्थ है ढाल नीचे की ओर। तो उम्मीद है यहाँ तक आपने समझ लिया होगा। इसको नोट करिए, फिर हम ये जो चारों ग्राफ है इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं इन्हीं में अप्लाई करके। तो ये ग्राफ कैसे बनाना है आपने समझ लिया होगा। y मतलब y अक्ष होगा, x मतलब x अक्ष, एम आपको हमेशा ढाल का बताएगा, ये पॉजिटिव का निशान मतलब ग्राफ आपका ऊपर जाने वाला है। यदि c रहेगा तो ऐसा कट का निशान जिसको अंतःखंड बोलते हैं, c नहीं रहेगा तो डायरेक्ट इस टाइप का रहेगा, लीनियर वाला, ठीक। और माइनस यदि रह जाता है ऐसा और साथ में c रहता है तो फिर ग्राफ नीचे उतरेगा कट के निशान के साथ। ये तो पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये c वाला पोर्शन है, ये है पूरा माइनस एम अर्थात m का, और ये y का वाला पोर्शन इस तरीके से, ठीक। जल्दी से नोट करिए।
अब देखिए हम पहला ग्राफ बना रहे हैं। इस ग्राफ को सांद्रता और दर के बीच अर्थात अभिक्रिया की दर के बीच, ये जब हम शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए व्यंजक बना रहे थे अभी, तो ये वाला हमको मिला था R इक्वल टू के, R की जगह कैपिटल R भी लिखा हो सकता है। इसकी तुलना हम करेंगे इससे y इक्वल टू mx से। जैसे पहला को मैं बना रहा हूँ, पहला ग्राफ ये लिखा हूँ R इक्वल टू के, ए का घात क्या है 0, और जिसके ऊपर घात 0 लगा रहता है उसका अर्थ क्या होता है, उसका अर्थ होता है 1। इसको मैं तुलना कर रहा हूँ y इक्वल टू mx से, ठीक है। अब y इक्वल टू mx अर्थात लीनियर समीकरण से इस तरीके से इसका ग्राफ बनने वाला है। y मतलब y पे हम लिखेंगे अभिक्रिया की दर को, इस ग्राफ को बोला जाता है सांद्रता और दर के बीच का ग्राफ, ठीक है। अब a0 हमने क्या पढ़ा है, a0 मतलब इसका अर्थ क्या है, वास्तव में 1 है, ठीक है। x पे हम a0 ले रहे हैं क्योंकि शून्य कोटि के लिए ग्राफ बना रहे हैं। और हमने क्या पढ़ा, शून्य कोटि वह अभिक्रिया होता है जिसमें अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता मान। क्यों निर्भर नहीं करता, देखिए ये a0 लिखा है मतलब इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे r का मान क्या होने वाला है, कि r का मान मतलब समझ रहे हैं, अभिक्रिया का दर कांस्टेंट रहने वाला है, स्थिर रहने वाला। कि एक स्थिरांक होता है जिसको दर स्थिरांक बोलते हैं। तो 1 अर्थात 0 लगा है इसलिए इसका मान 1 अर्थात जो अभिक्रिया का दर है वो मेरा स्थिर आने वाला है। और ये जो ग्राफ आएगा चूँकि मतलब ये इसके ऊपर मान लो 1 रहता कुछ तो ग्राफ ऐसे आता ओरिजिन से, मतलब इसके ऊपर यदि 0 घात नहीं होता ना तब आता, लेकिन ये 0 घात लगा है, इसका अर्थ क्या है, ये r इक्वल टू के है, मतलब अभिक्रिया का जो दर है वो कांस्टेंट है। और जब भी कांस्टेंट आ जाएगा बराबर तो ये मेरा ग्राफ ऐसा चढ़ेगा। तो मेरे चीज़ें आपने समझ ली होंगी। ये जो लाइन है ये मेरा वही के है, ठीक, जिसको हम ढाल बोल रहे हैं। अब इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये समझिए आप कि हमने क्या पढ़ा, शून्य कोटि अब वह अभिक्रिया होता है जिसमें अभिकारक की सांद्रता पर अभिक्रिया का जो दर है वो निर्भर नहीं करता। ये मेरा अभिकारक का सांद्रता है, और अभिकारक का चूंकि घात लगाए हो तो अभिकारक तो है ही नहीं, ऐसा समझ लो। तो जो दर है उसका मान हो गया कांस्टेंट अर्थात स्थिर, मतलब निर्भर नहीं करता। तो ऐसा का अर्थ है कि अभिकारक जैसे जैसे मैं बढ़ाते जा रहा हूँ, देखिए अभिकारक को बढ़ाते जा रहा हूँ तो जो मेरा अभिक्रिया का दर है, अभिकारक मैं यहाँ पहुँच गया तो भी दर मेरा ऐसा ही है। यदि बढ़ता तो इससे और आगे पहुँच जाता है ना ऊपर ग्राफ, यहाँ पे और ज़्यादा बढ़ा दिया तो भी दर ऐसा ही है, और बढ़ा दिया तो भी, अर्थात ये सारी चीज़ें स्थिर है, इसलिए इसको पैरेलल ग्राफ आएगा, एक समानांतर। तो ये याद रखें, सांद्रता और दर का ग्राफ ऐसा। दूसरा यदि हम देखें, दूसरा तो ये इक्वेशन भी हमने देखा हुआ है जब डेरिवेशन बना रहे थे, x/t ला रहे थे। तो मैंने वहाँ पे इस r की जगह क्या ले रखा था, a-x ले रखा था, अब इस r0 की जगह ले रखा था a, तो वही आप ले सकते हैं। तो इस वहीं से ये ग्राफ आया हुआ है, इसको हमने अपनी सुविधा की दृष्टि से ऐसा कर रखा है जिससे ग्राफ बनाने में इससे सरलता होता है। ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये y अक्ष पे चला जाएगा। दूसरा ग्राफ देखिए, दूसरा जो ग्राफ है इसको क्या कहा जाता है, अभिकारक की सांद्रता और समय का ग्राफ, अर्थात इसमें ये जो r0 है ना ये अभिकारक की सांद्रता है और समय के बीच में ग्राफ बनाया जा रहा है, ठीक है। या फिर इसको बोल सकते हैं सांद्रता और समय के बीच में ग्राफ। तो सांद्रता और समय के बीच में ग्राफ यदि आता है तो यही वाला ग्राफ बनाना है जो कि इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। दर के ये सब शून्य कोटि के लिए ग्राफ बनाए जा रहे हैं। तो दूसरा के लिए r इक्वल टू माइनस KT प्लस R0, ठीक। इसकी तुलना मैं करूँगा y इक्वल टू mx प्लस c से, ठीक है। अब देखिए mx ऊपर में क्या है, ऋण का निशान है, इसलिए मैं इसके सामने क्या कर दूंगा, ऋण का निशान, अर्थात ऊपर जैसा रहेगा उसके हिसाब से आपको तुलना करके इसको सेट करना रहता है। अब इससे जब तुलना होता है तो ग्राफ बनाना सरल हो जाता है। देखिए डायरेक्ट इसमें ग्राफ बनेगा, y पे किसको लेना है, r को, तो ये r रखूँगा मैं y अक्ष पे, ठीक है। ये वाला पूरा पोर्शन y अक्ष होता है, x अक्ष पे क्या रखूँगा, t। इसलिए देखिए ये जो सांद्रता है उसके और समय के बीच में ये ग्राफ, ये अभिकारक वाला पोर्शन हटा देंगे, ये अभिकारक नहीं रहेगा, ये सांद्रता और समय के बीच में ग्राफ बनेगा r और t के बीच में। m का अर्थ होता है, मतलब यहाँ m का अर्थ होता है स्लोप, और स्लोप क्या है, माइनस में है कहने का, और साथ में क्या है c मतलब होता है इंटरसेप्ट, मतलब ये जब समय 0 रहा होगा अर्थात शून्य, क्योंकि टाइम मतलब समय है, समय 0 रहा होगा तब भी जो मेरा r है अर्थात जो प्रोडक्ट वाला पोर्शन था, अर्थात जो मेरा अभिकारक कुछ ना कुछ खत्म हो गया है उसको हम r से रिप्रेजेंट करते थे, खत्म होने की दर, वो कुछ ना कुछ खत्म हो गया है, उसी के लिए हम c ले रहे हैं। और c मतलब कहीं ना कहीं कट का निशान लगाएंगे ऐसा, चूँकि ये क्या लिखा है माइनस, इसलिए इसके बाद ऐसा नीचे निगेटिव अर्थात ढाल आएगा। यदि प्लस रहता तो यहीं से मैं इसको ऊपर उठा देता। ये जो c वाला पोर्शन है, ये c वाला पोर्शन किसके लिए है, इसी r0 के लिए, और ये r0 वास्तव में ये पूरा पोर्शन है जिसको अंतःखंड बोलते हैं। और अंतःखंड मतलब जो अभिकारक है मेरा वो समय के साथ क्या हो रहा है, घट रहा है, इसका अर्थ यह है। और हम जानते ही हैं कि अभिकारक जैसे जैसे समय जाते जाते उत्पाद में बदल जाता है तो समय के साथ क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये वही दिखा रहा है कि समय के साथ अभिकारक अर्थात जो रिएक्टेंट है उसकी मात्रा क्या होने वाली है, घटने वाली है, ठीक। तो ये r0 को आप यहाँ ना लिख करके इस पॉइंट पर भी लिख सकते हो यहाँ पर, तो भी वो सही माना जाएगा, क्योंकि इंटरसेप्ट का लिमिट है यहाँ, इसी के बाद कोई भी आपका ग्राफ घटेगा या बढ़ेगा। क्योंकि जब समय 0 था तब भी मेरे पास कुछ ना कुछ जो अभिकारक था वो घट चुका था, ये है इसका अर्थ, ठीक। तो जब भी c आएगा इसका अर्थ है कट का निशान लगेगा, अंतःखंड बनेगा।
और क्या बच गया, ये अब स्लोप का बात। तो स्लोप क्या है, m है, और m का मान क्या लिखा है, माइनस के। तो मैं यहाँ लिखूंगा स्लोप इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के, अर्थात ढाल हो जाएगा माइनस के। तो ये जो लाइन है ना वही है माइनस के। तो उम्मीद है ग्राफ आपने समझ लिया होगा। ये अपना हो गया दूसरा प्रकार का ग्राफ। तीसरा देखिए, तीसरा ग्राफ बनेगा इनके बीच में r0 माइनस आर इक्वल टू k2, इसको कहा जाता है। तीसरा ग्राफ बनेगा r0 माइनस आर इक्वल टू kt। इसी के जगह मैं यदि मान लो a लिखता और इसके जगह a माइनस एक्स, तब यही चीज़ मेरे को कैसा दिखता, x इक्वल टू kt के रूप में दिखता, जिसको हमने डेरिवेशन करते समय बनाया हुआ था। इसको कहा जाता है उत्पाद की सांद्रता और समय के बीच में ग्राफ। अब इसको तुलना करेंगे हम लोग, किसी को भी ले सकते हैं, नीचे को भी लेंगे तब भी वही बनेगा, ऊपर को भी लेंगे तो भी। ऊपर वाले को मैं ले रहा हूँ r0 माइनस आर इक्वल टू क्या है, kt है। ये वाला पूरा पोर्शन मेरा y अक्ष पे जाएगा और ये वाला पूरा पोर्शन मेरा x अक्ष पे जाएगा। ऐसा जो भी ग्राफ बनेगा, अब देखिए ये तो k है और नीचे ऊपर प्लस में है, इसलिए नीचे में मैं कुछ नहीं लगाया। मान लो ऊपर में ऋण रहता तो ऋण लगाता, जैसे इसमें माइनस था ना तो नीचे में माइनस कर दिया वैसे ही। तो ऐसा ग्राफ, चूंकि इसमें c नहीं लगा है, और देखो इसमें c लगा है इसलिए कटिंग का निशान बना है, इसमें c नहीं लगा है इसलिए ये ग्राफ हमेशा ऐसा शुरू होगा, इस टाइप का ग्राफ। तो इसको आपको याद रखना है। क्यों ऐसा शुरू होगा, क्योंकि m का मान पॉजिटिव में है, यहाँ पॉजिटिव लिखा है ना इसलिए। m ढाल को दिखाता है, अगर यही निगेटिव रहता तो ये ग्राफ यहाँ नीचे उतर आता उल्टा। ठीक, तो x अक्ष पे क्या लेना है हमको, t लेना है। ये देखिए इससे तुलना कर रहा हूँ मैं, और y अक्ष पे इस चीज़ को पूरा लेना है, r0 माइनस आर। और r0 माइनस आर किसको दिखाता है, वास्तव में उत्पाद कितना बन चुका है उसको। इसके जगह आप x भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे लिखा हूँ मैं, r0 माइनस आर की जगह क्या, x माइनस आर, या फिर क्या लिख सकते हैं, x। ठीक, उम्मीद है ग्राफ आपने समझ लिया होगा। और ये स्लोप क्या है, ये वाला, तो इसको मैं लिखूंगा स्लोप या ढाल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा तीसरा ग्राफ। तीसरा ग्राफ कौन सा है, ये वाला, ये दूसरा, ये पहला। चौथा ग्राफ ये अर्धायुकाल का, किसके अर्धायुकाल का, शून्य कोटि का, शून्य कोटि के अर्धायुकाल का ग्राफ, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये चौथा, दूसरा और पहला, तीसरा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पहला, दूसरा और चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही ग्राफ हम लोग प्रथम कोटि के लिए भी सीखेंगे सेम इसी पैटर्न में। उसका ग्राफ थोड़ा सा अलग आएगा, फिर उसका तुलना करेंगे जब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो चौथा देखो, चौथा में क्या हो जाएगा, t हाफ इक्वल टू r0 अपन 2k। इसके ग्राफ के लिए हम ऐसा बनाएंगे, y इक्वल टू इसका तुलना करेंगे mx से, सेम। ठीक, इसका ग्राफ भी वैसा ही आने वाला है। देखो m मतलब इधर कुछ भी निगेटिव है नहीं, तो ये ग्राफ सीधा ऐसे बनेगा। y अक्ष पे लेना है मेरे को अर्धायुकाल t हाफ को, और x अक्ष पे लेना है r0 को, अर्थात प्रारंभिक सांद्रता को। इसके जगह हम और क्या लिख सकते हैं, r0 की जगह हम लिखते थे a, अर्थात स्मॉल a, तो ऐसा भी आप लिख सकते हो, ये आना यही है ग्राफ। अब बच क्या गया, बच गया m का मान, चूंकि ऊपर में कुछ नहीं है तो एक समझ लो, और नीचे में क्या बचा है 2k। तो ये हो जाएगा अपना स्लोप, जिसको m बोलते हैं, इक्वल टू 1 अपन क्या हो जाएगा 2k। तो इस तरीके से अपना ग्राफ बनेगा, ये वाला पोर्शन हमेशा 0। तो ये 4 तरीके से ग्राफ बनते हैं। ये पेपर में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आजकल बोर्ड परीक्षाओं में भी ऐसे ग्राफ पूछे जाते हैं। तो इसको सीखना बहुत जरूरी है। कैसे सीखा जाता है, तो उम्मीद करता हूँ आपने सीख लिया होगा। इस तरीके से तुलना कर करके बनाते हैं, स्पेशली इनको आपको समझना रहता है। एम जो रहेगा वो स्लोप को बताएगा, और इन जो डेरिवेशन है इनका जब तुलना करेंगे इससे, तो आपको बनाना और आसान हो जाता है। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे प्रथम कोटि अभिक्रिया से संबंधित इंटीग्रेटेड रेट लॉ, अर्थात समाकलित दर समीकरण, इसके ग्राफ, इसके अलावा जो उसके अर्धायुकाल होते हैं वो, और उसके अलावा nth ऑर्डर अर्थात अलग अलग कोटि के लिए हम कैसे जो डेरिवेशन होते हैं, अर्थात जो दर स्थिरांक होते हैं उसके मान हम इंटीग्रेटेड समीकरण को बिना हल किए कैसे शॉर्टकट में ला सकते हैं, वो भी हम सीखने वाले हैं। थैंक यू।